कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होते हैं? कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी पे डिपेंड करें, कोलैटरल हो, अगर वो काम करेगा या अगर वो इवेंट अगर होगा तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे, और अगर वो इवेंट अगर नहीं होगा तो हम उसको पूरा नहीं करेंगे। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें एक आसान अल्फाज में, कौन डिफ़ाइन करेगा? जैसे मैंने डिफ़ाइन बोला ना कि कोई लेफ़्ट देख रहा है, कोई राइट देख रहा है। सर ये चीज़, दिस इज़ द लेवल ऑफ क्राइमिंग इवन ICAP वांट्स फ्रॉम यू गाइस। डेफिनेशंस के अंदर किसी भी तरह की कोई कोताही अगर आपने की तो एग्ज़ाम में परेशान हो गया। कुछ ऐसी बातें ज़रूरी हैं बी लॉ के पेपर के लिए जो कि अगर आपको अभी से पता हो ना तो आप उसको फॉर फ्यूचर टारगेट कर सकते हैं। तो डेफिनेशंस शुड बी वेल क्राइम्ड। अच्छा, ये चैप्टर एक डिस्कशन करता है वेजर के बारे में और डिफरेंस भी बताता है कि कंटिंजेंट में और वेजर में क्या फ़र्क है। आप में से अगर कोई मुझे बताना चाहे, ख़वातीन में से कोई अगर मुझे बताना चाहे कंटिंजेंट में और वेजर में क्या फ़र्क है? वेजर में शर्त आ गई, मगर कैसी शर्त? शर्त तो कंटिंजेंट में भी है, लेकिन जो वॉइड होते हैं जो इलीगल मैनर में आ जाएं। अच्छा, कोई और डिफ्रेंशिएशन अगर आप क्रिएट कर सकें? जी मिस, कोई और डिफरेंस अगर आप बता सकें? वेजिंग में पार्टी का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता, मगर कंटिंजेंट में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। देखते हैं सवाल हमें क्या क्या बता रहे हैं। दो सवाल है, एक ऑटम 9 का और एक ऑटम 18 का। ज़रा दोनों को आपस में अगर आप लोग खुद एक दफ़ा कंपेयर करें, ऑटम 9 और ऑटम 18, ये दो सवाल हैं। ज़रा मुझे कंपेयर करके बताएं कि इन दो सवालों में क्या फ़र्क है। मैं जूम कर देता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा से ऑन कर लूँ तो। ऑटम 9 और ऑटम 18, ये दो सवाल हैं। ज़रा मुझे देख के बताइएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप डिफरेंस सही से निकाल पाए तो आई कैन से कि आपको चीज़ें पता है। जूम किसने कहा था मुझे? ये बहुत ठीक है। ऑटम 9 और ऑटम 18, आपके पास किताब तो होगी, देखें ज़रा। ऑटम 9 ऑटम 18, दो सवालों में क्या फ़र्क है? अभी पहले ज़रा आवाम को देखने तो दें। ऑटम 9 और ऑटम 18 कितना फ़र्क बनता है? 9 साल का है ना। ऑटम 9 के बाद ऑटम 18, 9 साल यानी कि 18 अटैम्प्ट्स। 18वीं अटैम्प्ट में जाके पूछा एक है अपने, मगर क्या पूछा था देखिएगा। एक बड़े मज़े की बहस है ये इन दो सवालों के अंदर। लगता है कि ये सवाल एक ही जैसे हैं, मगर एक जैसे नहीं है। क्या? ऑटम 9 और ऑटम 18, ये वाला जुबैर वाला। अब आपने ये कहना है सर एक तरफ स्विमिंग पूल बन रहा है और एक तरफ बंगलो बन रहा है, ये तो नहीं ना कहेंगे आप लोग। और सर एक तरफ नाम जुबैर है और एक तरफ नाम कोई और है। मतलब अगर आप ये डिफरेंस मुझे बताएंगे तो फिर तो बात मज़े की नहीं है। देखते हैं। आसिम एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर अली एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 million. जुबैर एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर उबैद एट अ कॉस्ट ऑफ ₹। याद एक बात सही है, सेम है। However, it was agreed that payment would only be made on completion of the project.
यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट विल ओनली बी मेड आफ्टर मुनीर एक आर्किटेक्ट सर्टिफाई कर देगा कि बंगलो को एज पर द लेआउट प्लान ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? ये कंटिजेंट क्यों नहीं है? ये कंटिजेंट क्यों नहीं है? कौन सी कंडीशन? कोलैटरल वाली कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हम किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंसिडरेशन के बदले दूसरी कंसिडरेशन दी जा रही है, मगर वहाँ पे हम एक आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड कर बैठे हैं कि उसका जो लेआउट प्लान बनेगा उसी के मुताबिक अगर वो अप्रूव हो गया तो पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ कोलैटरल बन गई है, जो कि यहाँ पे कोलैटरल नहीं थी। तो 3 नंबर और 2 नंबर लिख लेंगे। लिख सकते हैं? ज़रा लिखें। इस सवाल का आंसर ड्राफ्ट कीजिए ज़रा। लिख के मुझे बताइए आप लोगों ने क्या क्या लिखा, फिर उसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद द सोल्यूशन। क्या फ़र्क है इन दोनों सवालों में? आपने ये वाली बात लिखनी है, आपने ऑटोमेटिन को सॉल्व करना है। कहने ज़रा ऑटोमेटिन को सॉल्व। जो हजरात यूट्यूब पे बैठ के बाद में लेट सुन रहे हैं, काइंडली वो भी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ऑटोमेटिन के जवाब को लिखें और फिर दोबारा से वीडियो चला कर देखिएगा कि हम लोगों ने आगे की क्या बात की है। और काइंडली सॉल्यूशन को नहीं देखना, सॉल्यूशन को नहीं देखना। दो नंबर के लिए कितनी लाइनें लिख लेंगे, 4 या 5? उससे ऊपर आपका जवाब नहीं जाना चाहिए अगर आप बहुत ही एफिशिएंट राइटिंग करना चाहते हैं। तो मिनिमम 4 लाइन्स, मैक्सिमम 5 लाइन्स। और मज़े की बात यह है, सुने सवाल क्या है, डिस्क्राइब द नेचर एंड वैलिडिटी। तो आप नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग से बताना और उसकी वैलिडिटी अलग से बतानी है। रिक्वायरमेंट को ध्यान से देखा करें कि आई कैब एक सवाल पूछ रहा है या एक सवाल में 2 बातें पूछ रहा है। यहाँ पे उसने ये किया है, एक सवाल में 2 बातें पूछी हैं। करें सॉल्व, आपके पास 5 मिनट है। लिखा? उसने एक पूछा है नेचर और एक पूछी उसकी वैलिडिटी, ये पूछा ना। नेचर,
इसमें आपने ये बताना है कि क्या ये वाकई में एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो क्या मतलब है, ठीक है। आपने सबसे पहले देनी है हेडिंग। अब यहाँ पे आए क्या, अपने हेडिंग्स को इग्नोर किया हुआ है, मगर आपने अपने सवाल को दूसरे सवाल से अलग करने के लिए सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है। क्या, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। हाँ जी, ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तमाम तर शर्तें पूरी हो रही हैं। पहले आपने बता दिया कि ये है या नहीं है, और क्यों है आपने उसके तमाम तर एसेंशियल्स उसमें लिख दिए। डन। उसके बाद आपने ये लिखा है कि ये हम लेआउट प्लान किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कोलैटरल किस पे है, एक थर्ड पार्टी के ऊपर। तो यहाँ तक वो आपसे नेचर के ऊपर बात कर रहा है। अब अगला सवाल, उसकी वैलिडिटी। Although it is a valid contract, the performance can only be enforced by Zubair कब, जब दूसरी पार्टी जो कि कोलैटरल है वो सर्टिफाई कर देगी। क्या मुराद था विद द वर्ड वैलिडिटी, क्या ये वैलिड है या नहीं है? तो ये वैलिड है और ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट भी है। और अगर मैं आपको दूसरे सवाल का सॉल्यूशन दिखाऊं यहीं पे, तो ज़रा पढ़ें। नो, दिस इज़ नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलो इज़ नॉट कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये दूसरी पार्टी को क्या थी, कंसिडरेशन थी। बंगला दो, पैसे ले लो, एंड इज दस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगेन उसके एसेंशियल्स, ये बात आपने वहाँ पे लाजमी करनी है प्रूफ करने के लिए कि क्या ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। इसने यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे उसने मिस कर दिया है, नंबर 2 थे। बट आपने पूरी बात करके आनी है, आपने वो चीज़ें वहाँ पे स्किप नहीं करनी है। कभी भी आप लोग, अगर आप लोग परेशान हो कि मार्क्स कम है, मैं कम लिखूं या मैं ज़्यादा लिखूं, आपने हमेशा ज़्यादा लिखना ताकि आप बाद में परेशान ना हो। और लॉ के पेपर में आपके पास टाइम अच्छा खासा होता है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई ना तो सेल्फ राइटिंग करनी है, ना आपने ज़्यादा क्रिएटिव होना है। आपने वही बात करनी है जो कि किताब में लिखी हुई है। तो अगर आता है तो आता है, और अगर नहीं आता है तो नहीं आता है। तो लॉ के पेपर में कभी भी टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कभी भी टाइम मैनेजमेंट इशू लॉ के पेपर में नहीं आया। बस आपने अपनी कार्रवाइयाँ पूरी करके आनी है। डन हो जाएगा। इसी के साथ एक सवाल नोट कर लें जो कि आपको मैंने होमवर्क देना है। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 2C, ये वज़ीर और सहूलत वाला, ये आपने घर से करना है। स्प्रिंग 17 का 2C, स्प्रिंग 17 का 2C, इसको नोट कर लें। दिस हैज़ टू बी डन एट होम। अच्छा जी, ये सवाल हो गया। यहाँ पे चलते हैं गोगा पे और शीदा भाई पे। 3 नंबर के लिए, डिस्क्राइब वेदर शीदा कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम गोगा और नॉट। क्या शीदा गोगे से अमाउंट रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता? 2 wrestlers, Goga and Shida, agreed to play a wrestling match on the condition that if any of them failed to appear for the match, he would have to pay rupees 5,000 to the other party. क्या ये शर्त है? क्या ये शर्त है? कैसे ये शर्त है? कौन कह रहा है सर? किसने कहा सर? शर्त कैसे है? मैं सिर्फ इतना पूछा आपसे, मैं सिर्फ इतना पूछा। 2 wrestlers, Goga and Shida, agreed to play a wrestling match on the condition that if any of them failed to appear, वो दूसरी पार्टी को 5,000 रुपया देगा। क्या ये शर्त है? ये शर्त नहीं है। तो बेसिकली क्या है? तुम अगर ना आए तो तुम मुझे 5,000 रुपया दोगे। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है। चलें इसको मैं आसान करता हूँ। अगर आप लोग कल टेस्ट देने ना आए तो मैं आपसे 2,000 रुपये फ़ाइन लूँगा। ये वही बात है। तो क्या ये कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये वेजर है? तो ये क्या है? कुछ तो है। मैं चाह क्या रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट देने के लिए आएँ, और आपके ना आने पे मैं आपसे 2,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। तो ये क्या है? ये ऑफ़र भी नहीं है, ये क्या है? ज़रा सोचें।
सोचें ये क्या है, नहीं सोचें ये क्या है, सोचें ये क्या है। ये फाइन है, ये पेनल्टी है। आप लोग सड़क पे जो बाइक चलाते हैं हेलमेट पहने, नहीं तो हम आपसे फ़ाइन चार्ज करेंगे। हमारा मकसद क्या है कि आपकी सेफ्टी हो, अदरवाइज़ हम आपसे फिर फ़ाइन लेंगे। तो ये वेजर नहीं है, ना ये कंटिजेंट है। ये 5,000 रुपया क्या है, ये एक पेनल्टी है या ये फ़ाइन है। तो क्या हम लोग एग्रीमेंट में कोई ना कोई पेनल्टी की क्लॉज डाल सकते हैं खुद ही से, कोई फ़ाइन की क्लॉज डाल सकते हैं खुद ही से? याद करें चैप्टर नंबर 9 ब्रीच में कोई ऐसी बात आपने पढ़ी होगी। आखिरी की कुछ लाइनें हैं कि आप अगर चाहें तो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर कोर्ट इंटरवीन करके देखेगा कि क्या वाकई में ये अमाउंट ज़्यादा है या नहीं है, पेएबल है या नहीं है। तो ये 5,000 रुपया बेसिकली क्यों रखा गया कि दूसरा बंदा मैच खेलने के लिए आए, ताकि जो आवाम उसको देखने आएगी उसके पैसे ज़ाया ना हो। अच्छा, द विनर वॉज टू रिसीव ₹20,000 आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द टिकट्स। जो जीतेगा उसको गेट मनी में से हम 20,000 रुपया देंगे, यानी कि जो इनकम वो अर्न कर रहे हैं टिकटें बेच के, उसमें से 20,000 रुपया दिया जाएगा। गोगा फेल टू अपीयर इन द मैच एंड शीदा सूड हिम फॉर ₹5,000। गोगा मैच खेलने के लिए नहीं आया, तो शीदा ने जो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करनी थी वो उसने चार्ज कर दी। गोगा हाउ एवर रिफ्यूज टू पे, कि भाई उसको लगा कि ये क्या है, ये वेजर है, और वेजर वाली बातें एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती हैं। तो अब ज़रा मुझे बताइए, क्या ये 5,000 रुपया वेजर है? ये वेजर नहीं है, ये एक पेनल्टी थी, और पेनल्टी आप इम्पोज कर सकते हैं। ये बिल्कुल 5,000 रुपया उसको पे करना पड़ेगा और वो उससे रिकवर कर सकता है। अगर दूसरी पार्टी को लग रहा है कि ये अमाउंट ज़्यादा है तो अदालत से रुजू करे, और अदालत जो चीज़ फ़ैसला कर ले वो आपने मान लेनी है। इसका सलूशन जो किताब के बैक पे लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, उस पर गौर नहीं करना। उसने बहुत एक्स्ट्रा बातें की हुई जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सीधी सीधी देखें, स्पेशल डैमेज में क्या है, उसकी वजह से 20,000 रुपया तो उसको मिल गया ना, वो तो मिल जाएगा ना। देखो, जब कोई बंदा मैच खेलने के लिए नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि वो क्विट कर गया। जब वो क्विट कर गया तो विनर कौन हुआ, वो तो उसको मिलना ही मिलना। हाँ, अलबत्ता जो आवाम नाराज़ होकर जाएगी वो एक अलग एस्पेक्ट है, और अगर उसकी वजह से उस कंपनी को कोई नुकसान पहुंचता है, वहाँ से फिर कंपनी इससे डैमेजेस क्लेम कर सकती है कि तुम्हारे ना आने से हमें जो नुकसान हुआ है वो फिर पे करो। मगर वो नुकसान रिमोटली नहीं होना चाहिए, वो या ऑर्डिनरी होगा या स्पेशल होगा। डन? अच्छा जी, ये मैंने आपसे कहा आपने करना है। सर 5 नंबर के लिए एक रट्टे वाला सवाल भी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। आई के बहुत कम पूछता है कि एग्जाम्पल के साथ बताएं। व्हेन अ कंटिजेंट एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। कब होता है वॉइड एब इनिशियो? ये क्या बात हुई, ये वॉइड एब इनिशियो कब होता है? हमने तो ये कहा था ना कि यहाँ वो वैलिड होता है या वो वॉइड होता है, मगर वॉइड एब इनिशियो कब होता है? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। डन? तो वो आपने ये बातें लिख के वहाँ पे साबित कर देना विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सी देंगे बाय द वे? एग्जाम्पल कौन सी दे सकते हैं? डेथ हो गई किसकी, जिसके साथ शादी करनी थी, तो नहीं तो शादी करनी तो उसका क्या करें, उस कागजात के साथ उससे कर लें शादी। किताब ने इसकी बड़ी खूबसूरत सी मिसाल दी हुई है, आपको दिखाता हूँ। किताब ने इसकी बहुत ही खूबसूरत सी एक मिसाल दी हुई है, बिलाल एग्रीज टू पे वाली। बिलाल एग्रीज टू पे ₹1 lakh to यासीन if he will marry Zahid's daughter Razia. Razia. She was dead
एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, तो जो कि वो डेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये वाली मिसाल। अच्छा देखें, 5 नंबर का सवाल है, तो गालिबन शायद इस मिसाल के 2 नंबर तो होंगे, क्योंकि ऊपर उसके फीचर्स की 3 बातें हैं, वो 3 बातों के 3 नंबर और एग्जाम्पल के 2 नंबर। अच्छा जी, डिफाइन कर दें और आइडेंटिफाई करें। ये सवाल कब आया था? स्प्रिंग बाइस में। डिफाइन कर दें और आइडेंटिफाई करें द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूल्स। वो सारे के सारे रूल्स आप लोग लिखेंगे। अच्छा जी, इसमें से अब आई के आपने क्या रिसेंटली टेस्ट कर लिया, एक काम करते हैं, ऑर्डर बाइस का सवाल भी लगे, आप देख लेते हैं। नहीं लिखेंगे, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ऑटम 22 में आई के आपने क्या टेस्ट किया, ज़रा देख लेते हैं उसको यहाँ से। ऑटम 22, ये सवाल एक इंटरेस्टिंग है। लेट अस सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क। सर पढ़िएगा पार्ट बी। On 10 September 2022, a virtual gaming tournament has been scheduled in which a gaming expert team will participate from Pakistan. रहीम ने उस टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है और उस टीम की स्किल्स को देखते हुए उसने प्राउडली क्लेम किया अपने दोस्त नादिर को कि भाई ये टीम जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो टूर्नामेंट जीतेगी। नादिर ऑफर्ड दैट इफ रहीम सबमिट्स ₹1 लाख टू हिम एज अ सिक्योरिटी एंड हिज टीम विंस द टूर्नामेंट, नादिर उसमें मज़ीद लाख रुपया पे करेगा और तुम्हें 2 लाख रुपया वापस करेगा। उसने कहा ठीक है, ये पकड़ो लाख रुपया। टीम जीत गई। बताएं क्या वो उससे 2 लाख रिकवर कर सकता? ये वेजर है या ये कंटिंजेंट है? ये वेजर है, ये वेजर है। तो उसका 1 लाख तो बाद की बात है, अगर वो लाख रुपये जो उसने पे किया था अगर वही उसको वापस ना करे तो आप ये लाख भी उसे वापस नहीं ले सकते। और अगर आप अदालत में जाएंगे तो सबसे पहले अदालत आपको ही पकड़ेगी कि भाई तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया क्यों था। तो 3 नंबर के लिए ये एक आसान सवाल था। अच्छा, अब इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लें। डिफरेंस बिटवीन वेजर और कंटिंजेंट, मगर क्रैमिंग के अंदर। क्रैमिंग में आई के आपने टेस्ट नहीं किया इसको अभी तक। डिफरेंस बिटवीन वेजर एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आई के आपने इसको अभी तक रट्टे में टेस्ट नहीं किया। और इसके अलावा क्रैमिंग में डेफिनेशन उसने बार बार टेस्ट कर ली है, एसेंस ने टेस्ट कर ली हैं। रूल्स भी लिख लें, आपको आने चाहिए, क्योंकि रूल्स में से ही उसने सवालों को निकालना है। या रूल्स में से निकालता है या वो इस तरह वेजर के साथ उसको मिक्स करके सवाल निकाल सकता है। तो वो दोनों बातें क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रूल्स भी और डिफरेंस बिटवीन वेजर एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब अगली चीज़, सर इसमें से प्रैक्टिस कौन से सवाल हमें करने चाहिए हाथ से लिख के, तो देख लेते हैं। इसमें ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 2C जो भी आपने भी किया था, ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट C इम्पॉर्टेंट है। स्प्रिंग 17 2C, स्प्रिंग 17 2C, और ये वाला सवाल स्प्रिंग 22 का 6A। ये 3 सवाल अगर आप लोग हाथ से लिख लेंगे तो एक अच्छी सफिशिएंट प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे इतने एरिया की, अलॉन्ग विद दीज 2 क्वेश्चंस जहाँ से चांसेस हैं कि आप इस दफ़ा एक उसको टेस्ट कर लें। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 क्लियर हुआ? 5 डन है? पक्की बात है? पक्की बात है 5 डन है। ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, यानी कि तब तक आप चैप्टर नंबर 8 रिवाइज कर लें। हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद।